धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें। जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें। हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सामने अब दोहरी चुनौतियां खड़ी हुई है। 2014 में कांग्रेस का हाथ वोटर ने छोड़ा, तो वहीं इसके बाद अब नेताओं ने भी हाथ झटकना शुरू कर दिया है। सिलसिला तब शुरू हुआ था जो अभी भी जारी है। पार्टी से दिग्गज नेताओं की ये नाराजगी बड़ी चुनौती बनने वाली है। यूपी चुनाव से पहले जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि कांग्रेस नेताओं की माने तो वो पार्टी के लिए इसे क्षति नहीं मान रहे और ऐसे नेताओं को आया राम गया राम की श्रेणी में रख रहे हैं। लेकिन जितिन प्रसाद ने भाजपा ज्वाइन करते ही पीएम मोदी की तारीफ के पुल बांधे कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक समय था जब देश के अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद ये तस्वीर बदली। कांग्रेस के हाथ को वोटर्स ने छोड़ा तो नेताओं ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। सिंधिया की नाराजगी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तक गिरा दी।
तो अब राजस्थान और पंजाब में भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लेकिन इतना होने के बाद भी कांग्रेस नेता अपने अपने राज्यों को सुरक्षित मान रहे हैं कि ये सब पारिवारिक मामले हैं और सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में, पार्टियों में इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का काम इस वक्त जन सेवा करने का, उस जन सेवा में हम जुटे हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। ये है कि थोड़ा सा अपनापन जो महसूस होता था पार्टी में जितिन प्रसाद जी की वजह से, उसको थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन हमारी पार्टी में जो है नुकसान नहीं, क्योंकि पार्टी के पास अभी खोने को कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। पिछले दिनों कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी। उनमें से एक जितिन प्रसाद भी शामिल थे। ऐसे में पार्टी को और टूटने का डर सता रहा है। अगर कांग्रेस को मजबूती से खड़ा होना है तो इस क्राइसिस को कांग्रेस को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस में एक एक करके युवा और कई दिग्गज नेता छोड़ के जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हम बात कर रहे हैं जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाता विकास दुबे एनकाउंटर के बाद बीजेपी से थोड़ा सा उनका मोह भंग हो रहा है। हाल ही बीजेपी के विधायक जो है उन्होंने लेटर भी लिखा है कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करना बहुत जरूरी है। खैर, जो भी होगा, राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि राहुल गांधी के करीबी 4 लोग जो यूथ में रहे, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2 लोग चले गए और सचिन पायलट, अशोक गहलोत की कश्मकश भी जारी है। हालांकि सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि बीजेपी में जाने का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस में छोड़ के नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में मैं बड़ा हुआ हूं, कांग्रेस मेरे खून में बसी हुई है। तो चलिए, जो भी होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहेंगे और इसके क्या मायने हो सकते हैं। क्या कांग्रेस में डायलॉग का अभाव है या बड़े जो नेता है नीचे तरजीह नहीं देते हैं? सोनिया राहुल का इसमें क्या अहम भूमिका हो सकती थी जो जितिन प्रसाद को जाने से रोक नहीं पाए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता आगा यूनुस साहब अलीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हैं और अहमदाबाद से भाजपा नेता शैलेश परमार जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार जी, और जानना चाहूंगा कि जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस पे क्या असर पड़ सकता है? क्या इसके कोई मायने हो सकते हैं या फिर एक ऐसा टेम्पो बन सकता है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन से ठीक पहले जितिन प्रसाद ने दामन थाम लिया बीजेपी का? देखिए, कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों का जो दृश्य आजकल नजर आता है उसमें प्रतिबद्धता नाम की तो कोई चीज है नहीं। अवसर जहां प्राप्त होता है और जहां वो बेहतर स्थापित हो सकते हैं, बेहतर जा सकते हैं, लोग बड़े आराम से चले जाते हैं, उनको स्वीकार भी कर लिया जाता है, उनको निकाल भी दिया जाता है। सिद्धू का एक दृश्य हम देख सकते हैं और साथ साथ में सचिन को भी हम देख सकते हैं। सचिन पायलट का भी क्या सीन रहा है और मिलिंद देवड़ा भी। तो ये तब से होने लगा है जब से कि राजनीतिक दलों का जो अपने संगठनों में जो दबाव रहता था, किसानों के साथ में या मजदूरों के साथ में या नौजवानों के साथ में या छात्रों के साथ में, जन संगठनों से जो लोग निकल करके आते थे और वही जुड़े रहते थे, तब उस वक्त तक तो ऐसा होता नहीं था क्योंकि उनकी अपनी जमीन होती थी। उसके बाद में ये जो सिलसिला चला है जिसमें कि जातियों के आधार पर अपने आप को नेता बना लेते हैं, जाति के आधार पर ही सब कुछ चलता है, तब से संकट पैदा हुआ है। यूपी के अंदर बहुगुणा परिवार को हम ठीक से देख सकते हैं कि किस तरीके से, कमलापति त्रिपाठी परिवार को हम देख सकते हैं कि जाति कैसे असरदार हुई। उसी तरीके से अभी जो जितिन प्रसाद गए हैं, ये ब्राह्मण नेताओं की जो कमी है भारतीय जनता पार्टी में, जो आपने कारण बताया कि यूपी के जो लीडरशिप है या बीजेपी की जो लीडरशिप है महसूस कर रही है कि अगर ब्राह्मणों का कोई नेता अगर वैसा नहीं रहा तो जो नाराजगी उधर व्याप्त है, वो जो एनकाउंटर के सिलसिले के बाद से, उसको हम लोग उससे निपट नहीं पाएंगे। तो वो एक जरिया है, लेकिन ये भारतीय राजनीति का नया चलन है। राजनीतिक दल इसलिए नहीं बने थे, राजनीतिक दल विचारधाराओं के आधार पर बने थे। मध्यम मार्गी पार्टी, वामपंथी पार्टियां और दक्षिणपंथी पार्टियां, जनसंघ जिस तरीके से एक राष्ट्रीय नीति को लेकर के, एक राष्ट्रीय स्वरूप को लेकर के, एक खुली अर्थव्यवस्था को लेकर के स्थापित हुई थी, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी मध्यम मार्गी और जिसमें वामपंथ भी था, दक्षिणपंथ भी था, सब कुछ था, उसके साथ में स्थापित हुई थी। वामपंथियों ने वर्ग संघर्ष की राजनीति छोड़ के वर्ग समन्वय की राजनीति के साथ में वर्ग संघर्ष स्थापित करने का सिलसिला किया था। वो सब चीजें गौण हो रही है प्रांतीय स्तरों पर, प्रांतीय लाभों के साथ में या उसके साथ में अपने आप को जोड़ते हैं। अब जैसे सिंधिया हैं, वो एक राज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो राज परिवार की जो धारणा रही है उसके माध्यम से निकल करके आते हैं और आज भी उनको चाहने वाले हैं, अभी भी उनके साथ में सिलसिला है। उसी तरीके से ये जो जितिन प्रसाद गए, इनके साथ में ब्राह्मणों का लगाव हो सकता है और उसी तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस आदमी को बंगाल का इलेक्शन सौंपा नेतृत्व करने के लिए, वो निकल करके जाता है और भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन के अंदर विचार का विषय है। और इसमें जानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का सिलेक्शन किया,
जिन नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया, उन नौजवानों की प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कितनी थी। अब विचारधारा के साथ में अगर प्रतिबद्धता नहीं होगी तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। क्योंकि जो मुझे देखने को मिल रहा है कि जितिन प्रसाद जी आराम से चले गए, ये संभव था नहीं। एक जमाने में जब कांग्रेस में रफी अहमद किदवई हुआ करते थे, कांग्रेस के अंदर गुलजारीलाल नंदा हुआ करते थे, कामराज हुआ करते थे, वो इस तरीके से पार्टियां छोड़ करके जाने वाले लोग नहीं रहे। राजनीतिक विचारधाराओं कल्चर बदल गया है ओम जी, निश्चित रूप से कल्चर बदल गया है कि कल्चर जो कहें कि एटीएम कल्चर है भी, तुरंत कार्ड डालिए पैसे निकालिए, हर व्यक्ति को त्वरित जो लाभ वाली बातें हैं वो चाहिए। 7 साल सत्ता से बाहर सहन नहीं कर पाए जितिन प्रसाद। लेकिन योगेंद्र जी, इसमें एक बात नोट करने काबिल है कि भारतीय संविधान इस तरह के राजनीतिक दलों के बारे में कल्पना नहीं कर पाया था। ये तो राजनीतिक दलों ने ही और राजनीतिक दलों का चयन करने वाले संगठनों ने और देखभाल करने वालों ने ही ये सारा परमिट किया है। बाकी ये कल्चर कोई मतलब अनुकरणीय नहीं है, ये तो सत्यानाशी कल्चर है जो देश की स्थितियों को कहां ले जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में, खासकर उत्तर भारत या कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए जितिन प्रसाद एक कार्ड के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अब ये कार्ड कितना चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये भविष्य के गर्भ में। जरूर नहीं कि स्थितियां क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, क्योंकि बीजेपी बंगाल में देख चुकी है बहुत सारी चीजों को तोड़फोड़ करके उसका फायदा मिल नहीं पाया, लेकिन कहीं कहीं मिल भी रहा है। तो उसी ट्रैक पे देख रही है, अभी देखना होगा कि कितना लाभ मिल पाता है। चलिए हमारे साथ आगा यूनुस साहब जुड़े हुए हैं। जी यूनुस साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन रहा हूं मैं आपको। जितिन प्रसाद एक कद्दावर नेताओं में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें काफी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अभी कांग्रेस जिस स्थिति में है, एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता उनके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे में जिनका कद कांग्रेस ने खुद ने बना करके रखा, बढ़ा करके रखा, राज्यों के प्रभारी बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाए, वो छोड़ के जाते हैं तो कांग्रेस की कड़ी जो है वो काफी कमजोर होती महसूस होती है। कैसे रोकेंगे इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। एक अपनी इसकी विचारधारा है जिसके अंदर एक गुलदस्ता है और तमाम फूलों का इसके अंदर समावेश है, तमाम रंग का समावेश है। ये कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा ऐसी नहीं है। जब से ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार 2014 से आई है, इसके बाद एक ऐसी राजनीति का उदय हुआ है इस देश के अंदर जिसके अंदर भाजपा जो है जोड़ो तोड़ो, साम दाम दंड भेद करके किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से दूसरे पार्टी के नेताओं को उनको लालच देकर, लोभ देकर, किसी तरह से भी उसको अपने पार्टी में समाहित करती है। भाजपा जो है के पास न तो विचार है, पूरी विचारहीन पार्टी है। इसके पास कोई न मुद्दे हैं न कुछ है। अभी आपने बंगाल में देखा, बंगाल के अंदर इन्होंने क्या किया, तमाम ऐसे नेताओं को, इनकी कोई पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने टीएमसी और तमाम दूसरे दलों के नेताओं को जो लोभ लालच में आ सकते थे उन सबको लिया और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी फायदे के तहत लिया। आज वही स्थिति यहाँ पर अब पैदा हो रही है। यूपी में अभी ये शुरुआत है। ये भाजपा जो है एक लोकतंत्र के अंदर भाजपा पार्टी का जो कार्यचलन है वो धब्बे के रूप में है, पूरे धब्बे के रूप में है। चलिए ये ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात एक बार के लिए कि राजनीति में सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन पार्टी को आपकी को नुकसान हो रहा है, एक एक करके ऐसे नेता जा रहे हैं। ये केवल हो सकता है कि कहने के लिए ठीक हो, लेकिन आपको इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, बड़ा नुकसान तो हो ही रहा है पार्टी को। देखिए, कभी कभी बड़ी लड़ाई के लिए छोटे छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। आज कांग्रेस की ओर पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, प्रियंका जी की ओर उत्तर प्रदेश देख रहा है। जिन नेताओं ने अपने को पार्टी से बड़ा साबित कर तमाम पार्टी का उपयोग किया, पार्टी के पदों का उपयोग किया, अपने प्रमोशन का उपयोग किया, उन लोगों का चाल चरित्र चेहरा आज देश के प्रदेश की जनता के सामने है। तो जी, ऐसी चीजों पे गौर करती है जनता। ऐसे लोग जल्द बाहर आ जाएं, ये हमारे पार्टी के लिए हित। जी आगा साहब, ऐसी चीजों पे लोग गौर करते हैं? हाँ, देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि ऐसे लोगों का चाल चरित्र चेहरा और किसी का भी हो वो सामने आ जाए। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक जनसेवक पार्टी है,
जनता, आप पूरे कोरोना काल में उठा के देख लीजिए, देश और प्रदेश मिलाकर के आप देख लीजिए, अगर किसी ने सेवा की है तो पूरे देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सेवा की है। आज तक कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा आप मुझे दिखा दीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, इनके कोई कार्यकर्ता, इनके कोई नेता कहीं जनता के बीच में नजर भी आए? ये भाजपा का जो मेन संगठन, जो वैचारिक संगठन है आरएसएस, जो ये कहता है कि मैं 55,000 मेरे दफ्तर हैं, 10 करोड़ मेरे कार्यकर्ता हैं, वो जमीन दोज हो गए। वो कहां चले गए? जब कोरोना का मेडिकल आपातकाल, जब ऑक्सीजन के बिना पूरे देश में लोग मर रहे थे, उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरती लाशें दिख रही थी, गंगा माँ का अपमान करता हुआ बेटा, वो तो बेटा जो चलिए ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, कांग्रेस कमजोर जो हो गई है, आपके ग्रुप 23 नाम दिया गया, 23 नेताओं ने पहले आपको ध्यान है एक लेटर लिखा जिसमें बड़े दिग्गज नेता थे तमाम, वो खुलकर के चर्चा चाहते थे, संगठन के इलेक्शन को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो कांग्रेस ने पार्टी स्तर पे, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या डायलॉग का अभाव है या सभा को समझ नहीं पा रही है पार्टी आला कमान? नहीं, आप देखिए ये मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं हमारे साथ अहमदाबाद से शैलेश परमार जी भाजपा नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम मुखातिब होंगे। शैलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। जी। आका साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। उनका साफ कहना है कि बीजेपी जिस स्थिति में जा रही है, जो कल्चर अपनाना चाह रही है, वो भारत की राजनीति के लिए बहुत दुखद है। पहले तो मैं आपको अभिनंदन दूंगा कि इस प्रकार की डिबेट आपने की है, तो मैं जन टीवी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और ये जितेंद्र प्रसाद जो है वो नए कांग्रेस में नहीं आए, उसके पिताजी, उसके फादर जितेंद्र प्रसाद जी, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, और जितेंद्र प्रसाद जी भी लोकसभा सांसद और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ऐसे अच्छे लोग कांग्रेस से जाते हैं तो बोल रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं इसीलिए अच्छे नहीं है। तो कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं रही है, कांग्रेस का परिवार टूट रहा है, और अच्छे लोग जा रहे हैं। और ये जो जितेंद्र प्रसाद हैं वो जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितेंद्र प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद, वो सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी थी तब उसने विरोध किया था। इसका नतीजा ये आया कि जितेंद्र प्रसाद को भी साइडलाइन किया गया, बाद में जितेंद्र प्रसाद को भी साइडलाइन किया गया। कार्यकर्ताओं को तो साइडलाइन करती है कांग्रेस, मगर नेताओं को भी साइडलाइन करती है, सब लोगों को साइडलाइन करती है। ये साइडलाइन करने का नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को शामिल करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं वो आए। भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा में कोई भी शामिल होगा तो उसको लाया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है समग्र इंडिया में, वैसे काम करना है तो आइए हमारे साथ जुड़िए। सबका साथ सबका विकास, ऐसे हम काम करेंगे। और हम जितेंद्र प्रसाद का स्वागत करते हैं। कांग्रेस टूट रही है, उसका परिवार टूट रहा है, ध्यान तो पहले आपका परिवार टूट रहा है वो देखो। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग नहीं है, कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अच्छे लोग हैं। परमार जी एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि वर्षों तक कार्यकर्ता जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ता है, वो उसके खिलाफ बूथ पे भी लड़ाई लड़ता है, कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करता है। ऐसे पोजीशन में वही नेता अगर उस पार्टी में आता है तो कार्यकर्ता उसे स्वीकार कर पाते हैं? इनके यहाँ सब स्वीकार है, कोई नैतिकता नहीं, विचारहीन पार्टी। आगा साहब आ रहा हूं आपके पास, आगा साहब वापस आ रहा हूं जी। शैलेश जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, हमारी पंचनिष्ठा है। हमारी पंचनिष्ठा के बारे में जानकर जो कोई आना चाहे तो हमारे कार्यकर्ता भी उसको स्वीकार करते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है किसी और के लिए काम करते हो, करता है, अच्छा नेता है तो हम उसको आमंत्रित करते हैं और हमारे साथ लाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी की जैसे वैश्विक छवि बन रही है
पूरे दुनिया में, समग्र वर्ल्ड में जैसे नरेंद्र भाई मोदी छा गए हैं, उसकी आभा को देखकर, नरेंद्र भाई मोदी की कार्यशैली को देखकर कोई भी आएगा और छोटा कार्यकर्ता भी, हमारे पास आने वाले कोई भी मेहमान है, कोई भी नया नेता है या कार्यकर्ता है, उसका स्वीकार करेगा। नरेंद्र मोदी ने गिरा दी। क्या बात करते हो? बीच में नहीं बोला था, ये कांग्रेस वाले को बीच में बोलने की आदत जा नहीं रही है। कीनिया जैसे जब कंट्री बोल रहे थे तब भी मैं बैठा था, मगर हमें आपके पास आ रहा हूं आगा साहब, को सुनने की आदत नहीं है। जब सच कोई दिखाएगा ना, आप बोलोगे। शैलेश परमार जी, मैं एक बार आगा साहब से सवाल ले लेता हूं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी आगा साहब, आप फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं कि जतिन प्रसाद जी ने जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, और जो उन्होंने ये कहा था कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, उसको क्या इन्होंने मान लिया? आज ये क्या जवाब देंगे देश और प्रदेश को? आज यूपी पूछता है कि जिस जतिन प्रसाद जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में न जाने क्या क्या कहा है, क्या योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा है और भाजपा के बारे में कहा है और ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताया है, क्या आज उसको ये मंजूर करते हैं? तो क्या भाजपा ब्राह्मण विरोधी है या नहीं है? इसको बता के जाइएगा। जवाब दिलवाता हूं, मैं जवाब दिलवाता हूं। जी शैलेश परमार जी। हाँ जी, मैं भाई को बता दूं कि जो आपकी कांग्रेस की विचारधारा है वो जातिगत विचारधारा है। हमारे यहाँ कोई जाति नाती नहीं होती है, हम सबका साथ सबका विकास में मानते हैं। सभी जातियों को, ये ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण के समर्थक, हम सभी के समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी सभी का समर्थन करती है। और आप बोलते हो कि ऐसे बोले थे, ये बोले थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी जी को गालियां दी थी, वो मुहावरे में गालियां दी थी। वो आपने उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आप पहले ये बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए हैं, वो सोनिया गांधी को गालियां दी थी, तो अब वो गालियां वापस ले ली है? ऐसा नहीं होता। अच्छा आदमी आता है कांग्रेस से आए या कोई भी पार्टी से आए, उसका जो सेवा का यज्ञ है उसने सेवा की है, और जो वो लीडर है तो भारतीय जनता पार्टी लीडर का उपयोग करेगी। उसके साथ भी चलेगी। अरे भाजपा प्रवक्ता, पानी पियो। उत्तर प्रदेश के अंदर चील कौए जनता की लाशें खा रही थी। तुम वो हो, जनता के विश्वास के नाम पर धोखेबाज हो। कुछ नहीं हो तुम्हारे। उस धोखे की बात नहीं है। ऐसे शब्द तो ये चैनल पर चलेगा। हम, हमारे ये संस्कार नहीं है। आप जैसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे असंवैधानिक शब्द बोलना, वो हमारे संस्कार में नहीं है। आप ये बताइए, असंवैधानिक शब्द हम नहीं बोलेंगे। महानुभाव आगा साहब, मैं यही बात जानना चाहूंगा कि चलिए बीजेपी जो भी है, ये तो जनता तय करेगी कि जितिन प्रसाद का कितना बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता है। यहाँ सवाल ये है कि अभी शैलेश परमार ये कह रहे हैं कि आप उस पर मत जाइए कि उन्होंने किसको क्या कहा था, पार्टी स्तर पे किसको क्या बोलना पड़ता है, कई बार कई तरह की मजबूरियां होती होंगी। ये बहुत डेप्थ की बात है और मीडिया तो हमेशा यही कहता है, दागी हो या बागी, कोई किसी को कुछ भी कहने वाला हो, जिताऊ होना चाहिए कैंडिडेट। अब ये रेस का घोड़ा होना चाहिए। कोई ये नहीं देखता है कि आइडियोलॉजी अपने कुर्बानी दे दी हो, कुछ भी दे दी हो, वो सब परवाह की बातें नहीं है। अब तो यह है कि आदमी जीतने वाला होना चाहिए। सभी दलों का एक ही मोटिव रह गया है। यहाँ मेरा सवाल ये है कि हम कोविड और तमाम चीजें, ये तो जनता के बीच आप लेकर के जाइए। अगर आपको कोई खामियां नजर आ रही हैं तो योगी सरकार की या मोदी सरकार की। यहाँ जितिन प्रसाद से जुड़ा मामला है, जो कांग्रेस को लेकर के आप लोग आश्वस्त थे जितिन प्रसाद कभी भी दामन छोड़ के जा सकते हैं हमारा? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में युवाओं का जो नया जोश है वो उबाल खा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। प्रियंका जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस योगी सरकार को और देश के अंदर से मोदी सरकार को ये कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकेगी 2022 और 2024। लेकिन उखाड़ोगे कैसे? नेता तो छोड़ के जा रहे हैं आपके एक एक करके। अरे सर, नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता। नेता क्या चीज होता है? कार्यकर्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज युवा कार्यकर्ता जो पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे, आज उनका समय आने वाला है। आज कार्यकर्ताओं के बल पर यह पार्टी आगे बढ़ेगी। नेता कुछ नहीं होता। जब नेता कार्यकर्ता बन करके काम करता है तो वो नेता होता है। अगर आस्तीन में छुपा हुआ कोई आदमी काम कर रहा था, उसका जाना बेहतर है।
आज कोई वैसा आपके हिसाब से तो नैतिकता नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अरे एक तरफ सेकुलर पार्टी, एक तरफ देश में सबका समावेश करने वाली पार्टी, सबके अंदर समरसता करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो एक सांप्रदायिक पार्टी है, झूठी बात करती है, झूठे प्रोपेगेंडा करती है और लोगों को नफरत की आग में झोंकती है। ऐसी पार्टी के साथ लड़ाई जिंदगी भर जितिन प्रसाद ने लड़ी, आज जितिन प्रसाद वहां गए हैं, ये गुमनामी के शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर इनका कांग्रेस पार्टी में नाम था, आज वो वहां जाकर गुमनामी के शिकार होंगे और ये लोग उन्हें गुमनामी। एक बार मैं रोकना चाहूंगा आगा साहब, मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, यहाँ कुछ सवाल उठते हैं कि जैसे इन्होंने कहा अभी आगा साहब ने कि गुमनाम हो जाएंगे, ऐसे ही मिस्टर सिंधिया के लिए कहा गया था, लेकिन हमें उस डेप्थ में जाना होगा कि कांग्रेस में कोई तो ऐसी वजह है कि ऐसे नेता जो राहुल गांधी के बिल्कुल एकदम ऐसे माने जाते थे कि हाँ बिल्कुल कदम से कदम चला करके और ये वो जोड़ी रहेगी जो कांग्रेस को आगे तक लेके जाएगी, कोई ऐसी वजह तो है कि या स्वार्थ की राजनीति में इतने डरता जा रहा है कि लोग ये नहीं देखते हैं कि लंबे समय तक हम किसी संगठन में किसी भी पार्टी की बात हो छोड़ के जाना, निश्चित रूप से अगर उस पार्टी ने उस व्यक्ति का इतना कद बढ़ाया है तो उसमें कोई खूबी होगी, और अगर छोड़ के जा रहा है तो नुकसान होता है। लेकिन अभी जैसे आगा साहब कह रहे हैं कि पार्टी से ही नेता बनते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन वो दौर खत्म होता जा रहा है अब। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस में कहीं कुछ अंदर खाने में ऐसा तो नहीं है कि जो नेता हैं जो सीधे सोनिया राहुल से टच में है, उनको एहसास होने लगा हो कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है? नहीं, कुल मिलाकर के दो इसके कारण नजर आते हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें प्रतिबद्धता का अभाव होता जा रहा है। जो कमिटमेंट पहले हुआ करता था कि हम जिस विचारधारा के साथ में जुड़े हैं उसके साथ में हरगिज नहीं उसके बाहर नहीं जाएंगे, उसको थोड़ा सा तोड़ा इन जातिवादी पार्टियों ने, जो यूपी में भी है, जो तमिलनाडु में भी है, जो पंजाब में भी है, इन लोगों ने तोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक इसमें महारत हासिल रही। अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको समझ में आया कि हिंदुस्तान में 2000 जातियां हैं, उन 2000 जातियों में बहुत सारी वंचित जातियां हैं जिनको कभी शासन करने का मौका ही नहीं मिला। उनको लेकर के एक उन्होंने प्लान बनाया और यूपी में जो योगी साहब को बिठाया है उनकी उत्पत्ति उसी से हुई और अभी भी उसी रास्ते पे चलने का सिलसिला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं और अब ये एक इमोरल एक्ट की तरह से देखे जाने वाली बात होगी, जिसे आप कह रहे हो कि चलन हो गया है या ये एटीएम जैसी परंपरा हो गई। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनमानस का जो सांस्कृतिक स्वर और स्वरूप है वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। जिस तरीके से एक वक्त में मायावती पूरे यूपी के अंदर छा गई, फिर दूसरे वक्त में अखिलेश छा गए और तीसरे वक्त में योगी मोदी छा गए, ये जो सिलसिला बना है, अब ये मेरा ख्याल है कि जो चोट सामान्य जन पे जो चोट पड़ी है, कोरोना की चोट पड़ी है, जीएसटी की चोट पड़ी है, महंगाई की चोट पड़ी है, और ये परमार साहब भूल रहे हैं कि जो 2002 का सीन आपका गुजरात का था वो चोट पड़ी है और लोग अब जो मरे हैं हमने देखा है और पूरी दुनिया के अखबार आप फरमा रहे हैं कि बड़ी तारीफ हो रही है। आप वाशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, अबलामान देखिए, कहां हो रहा है। और फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है उन सब के होते हुए मेरा ख्याल है कि जितिन प्रसाद का ये इस वक्त का जो जाने का जो सिलसिला बना है ये अपने आप में एक सुसाइडल है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ऑलरेडी बने हुए हैं जहां उनको था, जिनके साथ में रहना था। अब ये तो एक कॉन्स्टेंसी में प्रभावी हो सकते हैं लेकिन दूसरी में नहीं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं और कोरोना ने बहुत समझाया है लोगों को कि क्या होता है राजनीति, अगर योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं होता है तो किस तरीके से देश तबाह होता है। ये बात इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि प्रतिबद्धता का तत्व इन दोनों के पास में होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में भी होना चाहिए और कांग्रेस के पास में भी होना चाहिए। प्रतिबद्धता का मतलब अंधानुकरण नहीं होता, राजनीतिक विचारधारा से जिस तरीके से आप कमिटेड हैं उस विचारधारा को लेकर के, जैसे 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में जो लोग बंधे हुए थे उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन आज तो कोई आवाज ही नहीं उठती है साहब। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पहले लॉकडाउन के दरमियान सिंधिया साथ छोड़ के गए कांग्रेस का, और दूसरे कोविड लहर के दौरान जितिन छोड़ के चले गए। अब असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। सिंधिया के जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में रहा कि सरकार अस्थिर हुई और उसके बाद में कांग्रेस के हाथ से भाजपा के पास चली गई। लेकिन यहाँ सरकार है,
योगी काफी दमखम के साथ में है, 2022 का इलेक्शन है। अब जितिन प्रसाद के लिए कहा यही जा रहा है कि 22 के इलेक्शन को साधने के लिए बीजेपी ने दांव खेला है, लेकिन अब कितना सफल हो पाएगा ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस को घर संभालने की बड़ी जरूरत है, और बेशक कुछ भी कहा जाए कि कार्यकर्ता मजबूत है नेताओं का, लेकिन उससे प्रभाव जरूर पड़ता है, मनोस्थिति पर फर्क पड़ता है। देखा जाता है कि एक एक करके क्यों छोड़ रहे हैं लोग, ये तमाम जो चीजें हैं एक एक आदमी को समझा नहीं सकते। तो जो टेम्पो है उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितिन प्रसाद चले तो गए हैं, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी के लिए कितना बेनिफिट होता है। राजनीतिक दलों में ये तय मानिए कि अगर आप किसी के लिए लाभदायक है तो आप कारगर है, नहीं तो जिस रास्ते हैं आपको वापस भी लौटाया जा सकता है। किस सौदे के तहत गए हैं ये अभी पता तो चले, मैं चलेगा। क्षमा चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस में एक एक करके युवा और कई दिग्गज नेता छोड़ के जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हम बात कर रहे हैं जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाता विकास दुबे एनकाउंटर के बाद बीजेपी से थोड़ा सा उनका मोह भंग हो रहा है। हाल ही बीजेपी के विधायक जो हैं उन्होंने लेटर भी लिखा है कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करना बहुत जरूरी है। खैर, जो भी होगा, राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि राहुल गांधी के करीबी 4 लोग जो यूथ में रहे, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2 लोग चले गए और सचिन पायलट, अशोक गहलोत की कश्मकश भी जारी है। हालांकि सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि बीजेपी में जाने का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस में छोड़ के नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में मैं बड़ा हुआ हूं, कांग्रेस मेरे खून खून में बसी हुई है। तो चलिए जो भी होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहेंगे और इसके क्या मायने हो सकते हैं। क्या कांग्रेस में डायलॉग का अभाव है, या बड़े जो नेता है नीचे तरजीह नहीं देते हैं? सोनिया राहुल का इसमें क्या अहम भूमिका हो सकती थी जो जितिन प्रसाद को जाने से रोक नहीं पाए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब जुड़े हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आगा यूनुस साहब अलीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हैं, और अहमदाबाद से भाजपा नेता शैलेश परमार जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार जी, और जानना चाहूंगा कि जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस पे क्या असर पड़ सकता है? क्या इसके कोई मायने हो सकते हैं, या फिर एक ऐसा टेम्पो बन सकता है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन से ठीक पहले जितिन प्रसाद ने दामन थाम लिया बीजेपी का? देखिए, कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों का जो दृश्य आजकल नजर आता है उसमें प्रतिबद्धता नाम की तो कोई चीज है नहीं।
अवसर जहां प्राप्त होता है और जहां वो बेहतर स्थापित हो सकते हैं, बेहतर जा सकते हैं, लोग बड़े आराम से चले जाते हैं, उनको स्वीकार भी कर लिया जाता है, उनको निकाल भी दिया जाता है। सिद्धू का एक दृश्य हम देख सकते हैं और साथ साथ में सचिन को भी हम देख सकते हैं। सचिन पायलट का भी क्या सीन रहा है और मिलन देवड़ा भी। तो ये तब से होने लगा है जब से कि राजनीतिक दलों का जो अपने संगठनों में जो दबाव रहता था किसानों के साथ में या मजदूरों के साथ में या नौजवानों के साथ में या छात्रों के साथ में, जन संगठनों से जो लोग निकल करके आते हैं, को कहाँ ले जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में, खासकर उत्तर भारत या कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए प्रसाद एक कार्ड के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अब ये कार्ड कितना चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये भविष्य के गर्भ में। जरूर नहीं कि स्थितियां क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, क्योंकि बीजेपी बंगाल में देख चुकी है बहुत सारी चीजों को तोड़फोड़ करके उसका फायदा मिल नहीं पाया, लेकिन कहीं कहीं मिल भी रहा है, तो उसी ट्रैक पे देख रही है। अभी देखना होगा कि कितना लाभ मिल पाता है। चलिए हमारे साथ आगा यूनुस साहब जुड़े हुए हैं। जी यूनुस साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन रहा हूं मैं आपको। जितिन प्रसाद एक कद्दावर नेताओं में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें काफी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अभी कांग्रेस जिस स्थिति में है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे में जिनका कद कांग्रेस ने खुद ने बना करके रखा, बढ़ा करके रखा, राज्यों के प्रभारी बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाए, वो छोड़ के जाते हैं तो कांग्रेस की कड़ी जो है वो काफी कमजोर होती महसूस होती है। कैसे रोकेंगे इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। एक अपनी इसकी विचारधारा है जिसके अंदर एक गुलदस्ता है और तमाम फूलों का इसके अंदर समावेश है, तमाम रंग का समावेश है। ये कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा ऐसी नहीं है। जब से ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार 2014 से आई है, इसके बाद एक ऐसी राजनीति का उदय हुआ है इस देश के अंदर जिसके अंदर भाजपा जो है जोड़ो तोड़ो, साम दाम दंड भेद करके किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से दूसरे पार्टी के नेताओं को उनको लालच देकर, लोभ देकर, किसी तरह से भी उसको अपने पार्टी में समाहित करती है। भाजपा जो है के पास न तो विचार है, पूरी विचारहीन पार्टी है। इसके पास कोई न मुद्दे हैं न कुछ है। अभी आपने बंगाल में देखा, बंगाल के अंदर इन्होंने क्या किया, तमाम ऐसे नेताओं को, इनकी कोई पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने टीएमसी और तमाम दूसरे दलों के नेताओं को जो लोभ लालच में आ सकते थे उन सबको लिया और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी फायदे के तहत लिया। आज वही स्थिति यहाँ पर अब पैदा हो रही है। यूपी में अभी ये शुरुआत है। ये भाजपा जो है एक लोकतंत्र के अंदर भाजपा पार्टी का जो कार्यचलन है वो धब्बे के रूप में है, वो धब्बे के रूप में है। चलिए ये ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात एक बार के लिए कि राजनीति में सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन पार्टी को आपकी को नुकसान हो रहा है, एक एक करके ऐसे नेता जा रहे हैं। ये केवल हो सकता है कि कहने के लिए ठीक हो, लेकिन आपको इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, बड़ा नुकसान तो हो ही रहा है पार्टी को। देखिए, कभी कभी बड़ी लड़ाई के लिए छोटे छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। आज कांग्रेस की ओर पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, प्रियंका जी की ओर उत्तर प्रदेश देख रहा है। जिन नेताओं ने अपने को पार्टी से बड़ा साबित कर तमाम पार्टी का उपयोग किया, पार्टी के पदों का उपयोग किया, अपने प्रमोशन का उपयोग किया, उन लोगों का चाल चरित्र चेहरा आज देश के प्रदेश की जनता के सामने। तो जी, ऐसी चीजों पे गौर करती है जनता। ऐसे लोग जल्द बाहर आ जाएं, ये हमारे पार्टी के लिए हित। जी आगा साहब, ऐसी चीजों पे लोग गौर करते हैं? हाँ, देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि ऐसे लोगों का चाल चरित्र चेहरा और किसी का भी हो वो सामने आ जाए। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक जनसेवक पार्टी है। जनता, आप पूरे कोरोना काल में उठा के देख लीजिए, देश और प्रदेश मिलाकर के आप देख लीजिए, अगर किसी ने सेवा की है तो पूरे देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सेवा की है। आज तक कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा आप मुझे दिखा दीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, इनके कोई कार्यकर्ता, इनके कोई नेता कहीं जनता के बीच में नजर भी आए? ये भाजपा का जो मेन संगठन, जो वैचारिक संगठन है आरएसएस, जो ये कहता है कि मैं 55,000 मेरे दफ्तर हैं, 10 करोड़ मेरे कार्यकर्ता हैं, वो जमीन दोज हो गए।
वो कहां चले गए जब कोरोना का मेडिकल आपातकाल, जब ऑक्सीजन के बिना पूरे देश में लोग मर रहे थे। उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरती लाशें दिख रही थी। गंगा माँ का अपमान करता हुआ बेटा, वो तो बेटा जो चलिए ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है कांग्रेस कमजोर जो हो गई है। आपके ग्रुप 23 नाम दिया गया, 23 नेताओं ने पहले आपको ध्यान एक लेटर लिखा जिसमें बड़े दिग्गज नेता थे तमाम, वो खुलकर के चर्चा चाहते थे, संगठन के इलेक्शन को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो कांग्रेस ने पार्टी स्तर पे, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या डायलॉग का अभाव है या देखिए सभा को समझ नहीं पा रही है पार्टी आला कमान? नहीं, आप देखिए ये आंतरिक लोग। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं हमारे साथ अहमदाबाद से शैलेश परमार जी भाजपा नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम मुखातिब होंगे। शैलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। जी। आका साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। उनका साफ कहना है कि बीजेपी जिस स्थिति में जा रही है, जो कल्चर अपनाना चाह रही है, वो भारत की राजनीति के लिए बहुत दुखद है। पहले तो मैं आपको अभिनंदन दूंगा कि इस प्रकार की डिबेट आपने की है, तो मैं जन टीवी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और ये जितेंद्र प्रसाद जो है वो नए कांग्रेस में नहीं आए, उसके पिताजी, उसके फादर जितेंद्र प्रसाद जी, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और जितेंद्र प्रसाद जी भी लोकसभा सांसद और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ऐसे अच्छे लोग कांग्रेस से जाते हैं तो बोल रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं इसीलिए अच्छे नहीं है। तो कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं रही है, कांग्रेस का परिवार टूट रहा है और अच्छे लोग जा रहे हैं। और ये जो जितेंद्र प्रसाद हैं वो जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितेंद्र प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद, वो सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी थी तब उसने विरोध किया था। इसका नतीजा ये आया कि जितेंद्र प्रसाद को भी साइडलाइन किया गया, बाद में जितेंद्र प्रसाद को भी साइडलाइन किया गया। कार्यकर्ताओं को तो साइडलाइन करती है कांग्रेस, मगर नेताओं को भी साइडलाइन करती है, सब लोगों को साइडलाइन करती है। ये साइडलाइन करने का नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को शामिल करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं वो आए। भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा में कोई भी शामिल होगा तो उसको लाया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी और हमारे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है समग्र इंडिया में, वैसे काम करना है तो आइए हमारे साथ जुड़िए। सबका साथ सबका विकास, ऐसे हम काम करेंगे। और हम जितेंद्र प्रसाद का स्वागत करते हैं। कांग्रेस टूट रही है, इसका परिवार टूट रहा है, ध्यान दो। पहले आपका परिवार टूट रहा है वो देखो। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग नहीं है, कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अच्छे लोग हैं। परमार जी एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि वर्षों तक कार्यकर्ता जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ता है वो उसके खिलाफ बूथ पे भी लड़ाई लड़ता है, कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करता है। ऐसी पोजीशन में वही नेता अगर उस पार्टी में आता है तो कार्यकर्ता उसे स्वीकार कर पाते हैं? इनके यहाँ सब स्वीकार है, कोई नैतिकता नहीं, विचारहीन पार्टी। आगा साहब आ रहा हूँ आपके पास, आगा साहब वापस आ रहा हूँ जी। शैलेश जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, हमारी पंचनिष्ठा है। हमारी पंचनिष्ठा के बारे में जानकर जो कोई आना चाहे तो हमारे कार्यकर्ता भी उसको स्वीकार करते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है किसी और के लिए दरवाजे के लिए काम करते हो। कार्यकर्ता है, अच्छा नेता है तो हम उसको आमंत्रित करते हैं और हमारे साथ लाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी की जैसे वैश्विक छवि बन रही है पूरे दुनिया में, समग्र वर्ल्ड में, जैसे नरेंद्र भाई मोदी छा गए हैं, उसकी आभार को देखकर, नरेंद्र भाई मोदी की कार्यशैली को देखकर कोई आएगा और छोटा कार्यकर्ता भी हमारे पास आने वाले कोई भी मेहमान है, कोई भी नया नेता है या कार्यकर्ता है उसका नरेंद्र मोदी ने गिरा दी। क्या बात करते हो? बीच में नहीं बोला था, ये कांग्रेस वाले को बीच में बोलने की आदत जा नहीं रही है। चीनिया जैसा कंट्री बोल रहे थे तब भी मैं बैठा था, मगर हमें आपको सुनने की आदत नहीं है। जब सच कोई दिखाएगा ना
आप बोलोगे। शैलेश परमार जी, मैं एक बार आगा साहब से सवाल ले लेता हूं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी आगा साहब, आप फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं कि जतिन प्रसाद जी ने जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, और जो उन्होंने ये कहा था कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, उसको क्या इन्होंने मान लिया? आज ये क्या जवाब देंगे देश और प्रदेश को? आज यूपी पूछता है कि जिस जतिन प्रसाद जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में न जाने क्या क्या कहा है, क्या योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा है और भाजपा के बारे में कहा है और ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताया है, क्या आज उसको ये मंजूर करते हैं? तो क्या भाजपा ब्राह्मण विरोधी है या नहीं है? इसको बता के जाइएगा। जवाब दिलवाता हूं, मैं जवाब दिलवाता हूं जी। शैलेश परमार जी। हाँ जी, मैं भाई को बता दूं कि जो आपकी कांग्रेस की विचारधारा है वो जातिगत विचारधारा है। हमारे यहाँ कोई जाति नाती नहीं होती है। हम सबका साथ सबका विकास में मानते हैं। सभी जातीय को, ये ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण के समर्थक, हम सभी के समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी सभी का समर्थन करती है। और आप बोलते हो कि ऐसे बोले थे, ये बोले थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी जी को गालियां दी थी। वो मुहावरे में गालियां दी थी। वो आपने उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आप पहले ये बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए हैं, वो सोनिया गांधी को गालियां दी थी, तो अब वो गालियां वापस ले ली है। ऐसा नहीं होता। अच्छा आदमी आता है कांग्रेस से आए या कोई भी पार्टी से आए, उसका जो सेवा का यज्ञ है उसने सेवा की है। और जो वो लीडर है, तो भारतीय जनता पार्टी लीडर का उपयोग करेगी। अरे शांति रखिए और उसके साथ भी चलेगी। अरे भाजपा प्रवक्ता, पानी पियो। उत्तर प्रदेश के अंदर चील कौए जनता की लाशें खा रही थी। तुम वो हो, जनता के विश्वास के नाम पर धोखेबाज हो। कुछ नहीं हो। चले, उस धोखे की बात नहीं है। ऐसे शब्द तो ये चलेगा। अगर हमारे ये संस्कार नहीं है, आप जैसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे असंवैधानिक शब्द बोलना वो हमारे संस्कार में नहीं है। आप ये बताइए, असंवैधानिक शब्द हम नहीं बोलेंगे। महानुभाव आगा साहब, मैं ये बात जानना चाहूंगा कि चलिए बीजेपी जो भी है, ये तो जनता तय करेगी कि जितिन प्रसाद का कितना बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता है। यहां सवाल यह है कि अभी शैलेश परमार ये कह रहे हैं कि आप उस पे मत जाइए कि उन्होंने किसको क्या कहा था, पार्टी स्तर पे किसको क्या बोलना पड़ता है, कई बार कई तरह की मजबूरियां होती होंगी। ये बहुत डेप्थ की बात है। और मीडिया तो हमेशा यही कहता है, दागी हो या बागी, कोई उसको कुछ भी कहने वाला हो, जिताऊ होना चाहिए कैंडिडेट। अब ये रेस का घोड़ा होना चाहिए। कोई ये नहीं देखता है कि आइडियोलॉजी अपने कुर्बानी दे दी हो, कुछ भी दे दी हो, वो सब परवाह की बातें नहीं है। अब तो यह है कि आदमी जीतने वाला होना चाहिए। सभी दलों का एक ही मोटिव रह गया है। यहां मेरा सवाल यह है कि हम कोविड और तमाम चीजें, ये तो जनता के बीच आप लेकर के जाइए, अगर आपको कोई खामियां नजर आ रही हैं तो योगी सरकार की या मोदी सरकार की। यहां जितिन प्रसाद से जुड़ा मामला है, जो कांग्रेस को लेकर के आप लोग आश्वस्त थे जितिन प्रसाद कभी भी दामन छोड़ के जा सकते हैं हमारा? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में युवाओं का जो नया जोश है वो उबाल खा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। प्रियंका जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस योगी सरकार को और देश के अंदर से मोदी सरकार को ये कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकेगी 2022 और 2024। लेकिन उखाड़ोगे कैसे? नेता तो छोड़ के जा रहे हैं आपके एक एक करके। अरे सर, नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता। नेता क्या चीज होता है? कार्यकर्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज युवा कार्यकर्ता जो पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे, आज उनका समय आने वाला है। आज कार्यकर्ताओं के बल पर यह पार्टी आगे बढ़ेगी। नेता कुछ नहीं होता। जब नेता कार्यकर्ता बन करके काम करता है तो वो नेता होता है। अगर आस्तीन में छुपा हुआ कोई आदमी काम कर रहा था, उसका जाना बेहतर है। आज कोई वैसा, आपके हिसाब से तो नैतिकता नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अरे एक तरफ सेकुलर पार्टी, एक तरफ देश में सबका समावेश करने वाली पार्टी, सबके अंदर समरसता करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो एक सांप्रदायिक पार्टी है, झूठी बात करती है, झूठे प्रोपेगेंडा करती है और लोगों को नफरत की आग में झोंकती है। ऐसी पार्टी के साथ लड़ाई जिंदगी भर जितिन प्रसाद ने लड़ी। आज जितिन प्रसाद वहां गए हैं, ये गुमनामी के शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर इनका कांग्रेस पार्टी में नाम था, आज वो वहां जाकर गुमनामी के शिकार होंगे और ये लोग उन्हें गुमनामी
एक बार मैं रोकना चाहूंगा आगा साहब, मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, यहाँ कुछ सवाल उठते हैं कि जैसे इन्होंने कहा अभी आगा साहब ने कि गुमनाम हो जाएंगे, ऐसे ही मिस्टर सिंधिया के लिए कहा गया था, लेकिन हमें उस डेप्थ में जाना होगा कि कांग्रेस में कोई तो ऐसी वजह है कि ऐसे नेता जो राहुल गांधी के बिल्कुल एकदम ऐसे माने जाते थे कि हाँ बिल्कुल कदम से कदम चला करके, और ये वो जोड़ी रहेगी जो कांग्रेस को आगे तक लेके जाएगी। कोई ऐसी वजह तो है कि या स्वार्थ की राजनीति में इतने डरता जा रहा है कि लोग ये नहीं देखते हैं कि लंबे समय तक हम किसी संगठन में, किसी भी पार्टी की बात हो, छोड़ के जाना, निश्चित रूप से अगर उस पार्टी ने उस व्यक्ति का इतना कद बढ़ाया है तो उसमें कोई खूबी होगी, और अगर छोड़ के जा रहा है तो नुकसान होता है। लेकिन अभी जैसे आगा साहब कह रहे हैं कि पार्टी से ही नेता बनते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन वो दौर खत्म होता जा रहा है अब। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस में कहीं कुछ अंदर खाने में ऐसा तो नहीं है कि जो नेता हैं जो सीधे सोनिया राहुल से टच में है, उनको एहसास होने लगा हो कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है? नहीं, कुल मिलाकर के दो इसके कारण नजर आते हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें प्रतिबद्धता का अभाव होता जा रहा है। जो कमिटमेंट पहले हुआ करता था कि हम जिस विचारधारा के साथ में जुड़े हैं उसके साथ में हरगिज नहीं, उसके बाहर नहीं जाएंगे, उसको थोड़ा सा तोड़ा इन जातिवादी पार्टियों ने, जो यूपी में भी है, जो तमिलनाडु में भी है, जो पंजाब में भी है, इन लोगों ने तोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक इसमें महारत हासिल रही। अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको समझ में आया कि हिंदुस्तान में 2000 जातियां हैं, उन 2000 जातियों में बहुत सारी वंचित जातियां हैं जिनको कभी शासन करने का मौका ही नहीं मिला। उनको लेकर के एक उन्होंने प्लान बनाया, और यूपी में जो योगी साहब को बिठाया है उनकी उत्पत्ति उसी से हुई, और अभी भी उसी रास्ते पे चलने का सिलसिला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं, और अब ये एक इमोरल एक्ट की तरह से देखी जाने वाली बात होगी, जिसे आप कह रहे हो कि चलन हो गया है या ये एटीएम जैसी परंपरा हो गई। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनमानस का जो सांस्कृतिक स्वर और स्वरूप है वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। जिस तरीके से एक वक्त में मायावती पूरे यूपी के अंदर छा गई, फिर दूसरे वक्त में अखिलेश छा गए, और तीसरे वक्त में योगी मोदी छा गए, ये जो सिलसिला बना है, अब ये मेरा ख्याल है कि जो सामान्य जन पे जो चोट पड़ी है, कोरोना की चोट पड़ी है, जीएसटी की चोट पड़ी है, महंगाई की चोट पड़ी है, और ये परमार साहब भूल रहे हैं कि जो 2002 का सीन आपका गुजरात का था वो चोट पड़ी है, और लोग अब जो मरे हैं हमने देखा है, और पूरी दुनिया के अखबार आप फरमा रहे हैं कि बड़ी तारीफ हो रही है। आप वाशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, अबलामान देखिए, कहां हो रहा है। और फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है उन सब के होते हुए मेरा ख्याल है कि जितिन प्रसाद का ये इस वक्त का जो जाने का जो सिलसिला बना है, ये अपने आप में एक सुसाइडल है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ऑलरेडी बने हुए हैं जहां उनको था, जिनके साथ में रहना था। अब ये तो एक कॉन्स्टेंसी में प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी में नहीं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं, और कोरोना ने बहुत समझाया है लोगों को कि क्या होता है राजनीति, अगर योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं होता है तो किस तरीके से देश तबाह होता है। ये बात इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि प्रतिबद्धता का तत्व इन दोनों के पास में होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में भी होना चाहिए और कांग्रेस के पास में भी होना चाहिए। प्रतिबद्धता का मतलब अंधानुकरण नहीं होता, राजनीतिक विचारधारा से जिस तरीके से आप कमिटेड हैं उस विचारधारा को लेकर के, जैसे 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में जो लोग बंधे हुए थे उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन आज तो कोई आवाज ही नहीं उठती है साहब। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पहले लॉकडाउन के दरमियान सिंधिया साथ छोड़ के गए कांग्रेस का, और दूसरे कोविड लहर के दौरान जितने छोड़ के चले गए। अब असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। सिंधिया के जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में रहा कि सरकार अस्थिर हुई, और उसके बाद में कांग्रेस के हाथ से भाजपा के पास चली गई। लेकिन यहाँ सरकार है, योगी काफी दमखम के साथ में है, 2022 का इलेक्शन है। अब जितिन प्रसाद के लिए कहा यही जा रहा है कि 22 के इलेक्शन को साधने के लिए बीजेपी ने दांव खेला है, लेकिन अब कितना सफल हो पाएगा ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस को घर संभालने की बड़ी जरूरत है, और बेशक कुछ भी कहा जाए कि कार्यकर्ता मजबूत है नेताओं का, लेकिन उससे प्रभाव जरूर पड़ता है, मनोस्थिति पर फर्क पड़ता है। देखा जाता है कि एक एक करके क्यों छोड़ रहे हैं लोग, ये तमाम जो चीजें हैं एक एक आदमी को समझा नहीं सकते। तो जो टेम्पो है उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितिन प्रसाद चले तो गए हैं, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी के लिए कितना बेनिफिट होता है। राजनीतिक दलों में ये तय मानिए
कि अगर आप किसी के लिए लाभदायक है तो आप कारगर है, नहीं तो जिस रास्ते हैं आपको वापस भी लौटाया जा सकता है।